एक टर्म जो एंट्रोपी है डिसऑर्डर से रिलेटेड, हमने देखा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, या कह सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीजेस इन द प्रोसेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस इन द प्रोसेस। बट अगर एक रिएक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, तो दूसरा फैक्टर क्या है? ये फेवरेबल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीजेस, या डेल्टा एच का साइन नेगेटिव। दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ये पॉइंट समझ में आया? यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है और एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लास्ट क्लास में हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए एक टर्म किया था, क्या? डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सेकेंड लॉ में हमने कहा था कि डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक स्टेज पर जाकर देयर इज नो फर्दर चेंज इन एंट्रोपी, और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक क्वेश्चन भी मैंने लिखवाया था कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हमें दी हुई है, सिस्टम, इफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव, मतलब सिस्टम की डेल्टा एस ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो रही है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो उसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग की एंट्रोपी विल बी मोर पॉजिटिव, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे तो मैं पिछली क्लास में एक रस्टिंग ऑफ आयरन की लिखवाई थी ना रिएक्शन, ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव था, आई थिंक -549 जूल्स पर केल्विन था, और डेल्टा एच इसका क्या था? एक रिएक्शन अपोज कर रहा है तो दूसरा फेवर करना चाहिए, तो ये क्या था? नेगेटिव, और ये आया था आई थिंक 1648 into 10⁻³ जूल्स पर केल्विन पर मोल। और हम कहेंगे कि सिस्टम ने इतनी हीट सराउंडिंग को दे दी, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या आया? सराउंडिंग इज गेटिंग दिस मच ऑफ हीट, 1648 into 10⁻³ हीट divided by surrounding was at room temperature, तो 298। अब यहाँ से डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हमने निकाली थी तो काफी ज्यादा आई थी, 5530 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करेंगे, तो टोटल डेल्टा एस क्या आया था? पॉजिटिव। सो अगर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या इरिवर्सिबल है, पीछे नहीं आ रही, आगे की तरफ जा रही है, तो उसमें डेल्टा एस ऑफ टोटल शुड बी पॉजिटिव। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि सिस्टम की डेल्टा एस नेगेटिव हो, इन दैट केस सराउंडिंग की डेल्टा एस विल बी मोर पॉजिटिव, या सिस्टम की पॉजिटिव है, सराउंडिंग की नेगेटिव है, तो हम कहेंगे सिस्टम की डेल्टा एस विल बी मोर पॉजिटिव अगर वो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। यहाँ तक क्लियर है? एंट्रोपी को देखने के लिए सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है फेज चेंज। फेज मतलब फिजिकल स्टेट, अगर कोई गैस है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा सबसे ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा सेकेंड नंबर देखा था, किसी भी रिएक्शन में अगर गैसियस मोल ज्यादा हो रहे हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो, और इन दैट केस सिस्टम की एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो हम सिस्टम का अगर टेम्परेचर और बढ़ाएं तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, तो एंट्रोपी हमेशा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर था। हाँ, अगर थोड़ी बहुत इंक्रीज की बात करें, अगर हम गैस ले रहे हैं और उसको ज्यादा स्पेस दे दें, वॉल्यूम ज्यादा दे दें, तब भी उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, ये सब देखते हैं और वहां से भी एंट्रोपी बता सकते थे।
लेकिन इन सबको देखने के लिए, मतलब हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक कर रहे हैं, तो हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को स्टडी करना पड़ेगा कि सिस्टम ने इतनी हीट दी और सराउंडिंग में जाके ऐड हो गई, और सराउंडिंग इतना लार्ज है कि उसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए एक ऐसी वैल्यू निकाली गई जो सिर्फ सिस्टम से डील करती हो, और सिस्टम को स्टडी करके ही हमें पता चल जाए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। क्या था कि अगर रिवर्सिबल पाथ है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसमें डेल्टा एस टोटल क्या बताया था मैंने, 0, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग दे विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। जितनी सिस्टम की पॉजिटिव है, सराउंडिंग की उतनी ही नेगेटिव थी। दूसरा हमने किया था इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या आया था, पॉजिटिव। वहां इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे, तो जो Q बाई T है वो दोनों के लिए सेम नहीं आएगा। जिसका भी टेम्परेचर कम है उसके लिए डेल्टा एस ज्यादा है। अगर हम हीट कम टेम्परेचर पर देते हैं तो उससे एंट्रोपी का इंक्रीज ज्यादा है। तीसरा हमने कहा था आइडियल गैस के लिए एक ही बात है, यूनिवर्स में टोटली आ जाता है। आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो, हाँ सुनिए ध्यान से, आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, ये तो हमें पता है, पर कितनी पॉजिटिव होगी उसके लिए क्या था, इसमें अगर एक्सपेंशन हो रहा है और आइसोथर्मल है तो जितनी भी हीट देंगे वो वर्क में काम आएगी। तो डेल्टा एस विल बी W बाय T और माइनस W बाय T। माइनस W को बोला, Q एंड W साइन ऑपोजिट होते हैं, तो इस फॉर्मूले में Q की जगह अगर W लगाते हैं तो ये आ जाता। अगर वर्क रिवर्सिबल पाथ में आ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या था, 2.303 nRT log V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय T, और यहाँ से T कैंसल और हमारे पास डेल्टा एस का ये फॉर्मूला आ गया और साइन पॉजिटिव 2.303 nR log V2 बाय V1। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक आइडियल गैस है और उसका वॉल्यूम ट्रिपल हो रहा है या 4 टाइम हो रहा है, तो बताइए उसकी इंक्रीज इन एंट्रोपी कितनी है, तो बस ये फॉर्मूला लगाएं। टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं थी यहाँ, तो किस टेम्परेचर पर आइडियल गैस थी। नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, आर की वैल्यू, अगर आर कैलोरीज में ले रहे हो तो ये आंसर कैलोरीज में आ जाएगा, जूल्स में ले रहे हो तो जूल्स में आ जाएगा। लॉग V2 बाई V1 का रेशियो, लॉग वैल्यूज तुम्हें log 2 से लेकर 10 तक पता होनी चाहिए। इतना भी पता हो जाए तो फिर सॉल्व कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाल ही सकते हैं। V2 बाई V1 की जगह क्या फॉर्मूला लगा सकते थे हम, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही हर स्टेज पर डिफरेंट होते हैं, पर जितना वॉल्यूम का चेंज होगा उसके ऑपोजिट प्रेशर का चेंज होगा। ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम एक सिस्टम में हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो Q क्या होगा, NCP डेल्टा T। तो डेल्टा S विल बी dQ बाय T, dQ का मतलब स्मॉल चेंज, और इसकी जगह अगर हम लगाते हैं NCP dt बाय T, और अगर हम इनिशियल और फाइनल स्टेज के लिए इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल स्टेज के लिए जो टेम्परेचर का चेंज है उसमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला क्या आया था, NCP ln T2 बाय T1, और ln को log में चेंज करने पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 2.303 से। ये थे मेन फॉर्मूलाज एंट्रोपी के, और एंट्रोपी रिएक्शन में कैसे निकाल सकते हैं वो पता है सबको, है ना। पहले गैसियस मोल देखो, सबसे पहले तो फेज चेंज देखो कि अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो ज्यादा एंट्रोपी होगी, अगर सॉलिड सीधा गैस में जा रहा है और भी ज्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव होगी। इसके बाद मैंने बताया था डेल्टा एस ऑफ फेज ट्रांजिशन, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस ऑफ, हाँ ये था जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जिस भी सिचुएशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से एंट्रोपी में चेंज कितना आया, ये उसका फॉर्मूला है। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसकी वजह से एंट्रोपी में चेंज कितना आया, वो पिछला वाला फॉर्मूला था। और अगर फेज चेंज हो रही है तो एंट्रोपी में चेंज कितना आया, उसके लिए हर बार तुम्हें Q को
चेंज करना पड़ेगा ना किस सिचुएशन में क्यू को क्या कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो फेज चेंज हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर पर फेज चेंज हो रही है, तो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच ऑफ फेज ट्रांजिशन। फ्यूजन है तो यहाँ फ्यूजन लिख देंगे। और टेम्परेचर क्या होता है, जिसपे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हीट देने पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही अगर हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, हीट दे रहे हैं, उस हीट को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या, हाँ सॉरी, ये मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूजन में, और जब वेपोराइज कर रहे हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये होता है डेल्टा एस ऑफ कंडेंसेशन, तो क्या करते, वेपर से किस में जा रहा है वो, लिक्विड में, तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो दोनों प्रोसेस हो रही होती है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन बाय टेम्परेचर जिसपे ये कंडेंसेशन हो रहा है। और ये डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब कंडेंसेशन होता है तो डेल्टा एच का साइन क्या आता है, नेगेटिव, तो डेल्टा एस का साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। वैसे भी गैस जब लिक्विड में जा रही है तो एंट्रोपी डिक्रीज ही होगी ना। हाँ, तो अभी जो संडे का टेस्ट है उसमें यही तक है, एंट्रोपी क्या है और स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन सा फैक्टर है, दैट्स इट, इतना। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क, और कौन सी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, तुम इंटरनल एनर्जी को क्या कहते हो, जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज है ये सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या आती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये इंटेंसिव जो एडिटिव नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी, सारी कंसंट्रेशन किस में आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो एडिटिव नहीं है। स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी किस में आती है, एक्सटेंसिव, क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। और इसके अलावा तुम्हें जितनी भी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, लास्ट क्लास में मैंने साइन बताए थे, वो पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, आइसोकोरिक है या साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या, डेल्टा एस क्या होगा, 0, क्योंकि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। डेल्टा यू क्या होगा, 0, डेल्टा एच क्या होगा, 0, पर वर्क 0 नहीं होगा, और हीट एब्जॉर्ब ये भी 0 नहीं होगा। जितना वर्क सिस्टम करेगा उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हर टाइप की रिएक्शंस में ये साइन तुम्हें पता होने चाहिए। अब तुमसे पूछा जाए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर का चेंज क्या है, तो क्या बताओगे, एडियाबैटिक, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, एक्सपेंशन, सिस्टम इज डूइंग वर्क, तो कहां से करेगा वर्क, अपनी एनर्जी को यूज करके करेगा, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ऐसे अगर समझ के करोगे तो हो जाएगा, इसमें तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक वो है गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। 1 मोल गैस जिसका वॉल्यूम V1 V है, तो V2 है 2.5 V और कांस्टेंट टेम्परेचर है। अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 2.303 NR log V2 by V1, और ये रेशियो कितना है, 2.5 log 2.5। अब log 2.5 को तुम लिख सकते थे 25/10। इसको अगर हम अपने वही फर्स्ट टू 10 की वैल्यूज में ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 5/2। 5/2 का लॉग देखो, log 5 माइनस log 2। log 5 की वैल्यू थी 0.6990 और log 2 की वैल्यू थी 0.3010। तो इस तरह से कर सकते थे ना।
बाकी किसी को डाउट नहीं है? वैसे तो वीडियो डाल दी है मैंने इसकी। 73। हाँ प्लीज, ये क्वेश्चन था, बाकी भी देख लें जरा जिन्होंने नहीं किया असाइनमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। ओके, ये आज जो करेंगे उस पर बेस्ड है, गिब्स एनर्जी पर। बाकी हो गए? सो चलिए, गिब्स फ्री एनर्जी आज का टॉपिक। इसको कई जगह गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। ये फ्री एनर्जी का मतलब पता क्या है? सुना जाता है ध्यान से। जितनी भी एनर्जी किसी रिएक्शन में अवेलेबल है वो डेल्टा एच हो गई। पर क्या ऐसी कोई मशीन है हमारे पास जो सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, क्या उससे सारी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस एनर्जी से? पॉसिबल ही नहीं है। इतनी एफिशिएंसी नहीं है किसी मशीन की कि 100% एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में हो सके। तो एनर्जी का वो पार्ट जो वर्क के लिए अवेलेबल है उसी को फ्री एनर्जी कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ये एनर्जी है, मतलब ये फ्री एनर्जी अवेलेबल है, मतलब ये एनर्जी नेगेटिव है, मिल रही है किसी को, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। नहीं तो अगर किसी सिस्टम के लिए ये एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी देंगे तो रिएक्शन होगी, तो वो क्या बन जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारी टोटल एनर्जी का काफी सारा पार्ट ना चाहते हुए भी डिसऑर्डर में, रैंडमनेस में वेस्ट हो जाता है। तुम्हारी भी काफी एनर्जी रैंडमनेस में वेस्ट होती है ना? शोर मचाते हो, इधर उधर बातें करते हो, देखो अभी भी लगा हुआ है। तो वो एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है कि हम उससे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटका रहता है, ऐसे ऐसे गर्दन घूमती रहती है। क्या हुआ? इसी टाइम देखना है जब क्लास हो रही है, उसके दोबारा कभी टाइम नहीं मिलना, क्योंकि ध्यान आपका डिसऑर्डर्ड है, इस तरफ है ही नहीं। अगर आपका ध्यान यहाँ है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कोई मैसेज आया है नहीं आया। यू विल बी फोकस्ड, बट वो फोकस हटा तो जितना ज्यादा फोकस हटेगा उतनी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, कंस्ट्रक्टिव वर्क में मिलेगी नहीं, कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। तो नेचर में भी ऐसा होता है, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो डिसऑर्डर में वेस्ट होने वाली एनर्जी मिनिमाइज हो। अगर वो सारी की सारी उसी में चली जाएगी तो यूजफुल वर्क क्या होगा? जीरो। सो अगर एक इन दैट केस उसे कोई भी स्पॉन्टेनिटी या जो कंस्ट्रक्ट जो रिजल्ट है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। जब तक डंडा है ऊपर से तब तक होता रहेगा काम, डंडा हटा काम भी जीरो। तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि हम अपनी एनर्जी को कितना कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो वो यूज के लिए अवेलेबल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी है, तो वही आज हम करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फिर से शुरू करते हैं जो पिछली क्लास में किया था। अब इसको ध्यान से सुनना, तो मैं एंट्रोपी भी ज्यादा क्लियर होगी। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, टेंडेंसी towards or tendency of minimum energy state, tendency of minimum energy state। दूसरा tendency of maximum entropy state। ये हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये दो चीजें होती है जिसकी तरफ कोई सिस्टम जाना चाहता है। डेल्टा एच का नेगेटिव होना, डेल्टा एस का पॉजिटिव होना। जब हम एक रिएक्शन को कहते हैं कि ये एंथैल्पी ड्रिवन है, मतलब उस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। जब हम कहते हैं एंट्रोपी ड्रिवन है तो डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ, ये नोट कर लिया। अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समय
For exothermic reaction, delta H is negative. Always favor the process. Favor मतलब spontaneity को बनाए रखेगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक फैक्टर हमेशा फेवर करता है. For exothermic reaction, one factor always favor the process. और ये स्लाइड होगी सबकी. So please, so in exothermic reaction, heat released to the surrounding, will increase its entropy. ये तो कंफर्म है ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट निकली उसने सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज कर दी. और अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी का इंक्रीज ज्यादा होगा. एंड इफ इंक्रीज इन डेल्टा एस surrounding is more positive, then reaction will be spontaneous. और ऐसे में लिसन, ऐसे में सिस्टम की भी अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है, मतलब कोई गैसियस मोल्स वगैरह बन रहे हैं, फिर तो ओवरऑल रिएक्शन की एंट्रोपी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी. वो रिएक्शन क्या बन जाएगी? स्पॉन्टेनियस. सो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज टू द सराउंडिंग विल इंक्रीज इट्स एंट्रोपी. और ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंजेस हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं. इसका मतलब जो एंट्रोपी का इंक्रीज है, सराउंडिंग की एंट्रोपी का इंक्रीज, दैट विल बी मोर. एंडोथर्मिक में क्या होगा? सराउंडिंग की डिक्रीज हो रही है और सिस्टम की इंक्रीज हो रही है. अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो सिस्टम की इंक्रीज ज्यादा होगी. सिस्टम में एंट्रोपी का इंक्रीज ज्यादा होगा. तो ये दो चीजें तो हमेशा ही होंगी. इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, heat is absorbed by system, and this will decrease delta S of surrounding, but will increase delta S of system. अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा होगी? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी मोर. हीट एब्जॉर्ब करके डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी मोर. लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सराउंडिंग में कितना डिक्रीज हुआ एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते. कन्वीनियंटली हम पूरे सराउंडिंग को स्टडी नहीं कर सकते. तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कि हम टोटल एंट्रोपी निकालें और स्पॉन्टेनिटी बताएं. तो जरूरत पड़ी एक ऐसी वैल्यू की जिसमें बिना सराउंडिंग को स्टडी किए हम एक रिएक्शन में सिस्टम की रिएक्शन को की स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकें. तो वहीं से क्राइटेरिया आया गिब्स एनर्जी का. ये समझ में आया? इट इज नॉट कन्वीनियंट टू स्टडी एंट्रोपी चेंजेस इन सराउंडिंग. ये समझ में आया? That is why another thermodynamic term is used which is related only to the system to check spontaneity. तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें इस नई वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी. तो लिख लीजिए थर्मोडायनामिक फंक्शन फ्री एनर्जी. एक मिनट, ये स्लाइड लिखने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये पता चला.
एक्सोथर्मिक में हीट इज एडेड टू सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंडोथर्मिक में हीट इज एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इंक्रीज वाला अमाउंट ज्यादा होना चाहिए डिक्रीज वाले अमाउंट से, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बट क्योंकि सराउंडिंग को स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए एक नई थर्मोडायनामिक फंक्शन ऐड किया गया जिसको कहा गया फ्री एनर्जी। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, फ्री एनर्जी, a thermodynamic function which is related to system only, and it is used to find spontaneity of reaction, which is used to predict spontaneity of the reaction. इतना हमें पता चल गया है कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि कई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा एस का पॉजिटिव होना इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, पर वो स्पॉन्टेनियस है। रस्टिंग ऑफ आयरन ही स्पॉन्टेनियस थी। तो एक सिस्टम में, एक सिस्टम का डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तब तो वो रिएक्शन हमेशा पॉसिबल होगी। बट इफ एनी वन ऑफ द फैक्टर इज अपोजिंग, तब हमें देख के पता नहीं चलेगा कि वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी गिब्स एनर्जी की। इसको जी साइन से लिखा जाता है, गिब्स फंक्शन, गिब्स एनर्जी, पर अब हम उसको फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स ने क्या बताया कि दिस एनर्जी जी विल बी एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी, और एंट्रोपी को टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो उसने टी और एस ये फैक्टर लिया। अकॉर्डिंग टू गिब्स, फ्री एनर्जी विल बी एच माइनस टी एस। एच टोटल एनर्जी, टी एस जो वेस्ट हुई एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। तो ये अनअवेलेबल एनर्जी थी, ये टोटल एनर्जी थी, इन दोनों के डिफरेंस को उसने क्या कहा, फ्री एनर्जी। और ये एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले सारी चीजें स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है, बट साथ ही ये एक्सटेंसिव भी है। एच एक्सटेंसिव है, एस एक्सटेंसिव है, तो ये भी वैल्यू क्या हुई, एक्सटेंसिव। एंथैल्पी सिस्टम की, एंथैल्पी, और एस क्या थी, एंट्रोपी। तो फ्री एनर्जी में एंट्रोपी, रैंडमनेस में जो वेस्ट हुई एनर्जी अगर टोटल एनर्जी में से माइनस कर दें तो बची हुई एनर्जी क्या आ जाएगी, फ्री एनर्जी। एच सिस्टम के लिए, एस भी किसका है, सिस्टम का। अब ना तो हमें एस की तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है, पर हमें एच की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, पर चेंज की तो पता है ना। तो अगर मान लो हम एक सिस्टम में इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, या फिर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। ये स्लाइड हो गई। प्लीज जरा आप जो मैं बता रही हूँ आगे ध्यान से सुनना। इन इनिशियल स्टेट फ्री एनर्जी G1 है, एंथैल्पी H1 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी S1 है। फाइनल स्टेट गिव्स एनर्जी G2, एंथैल्पी H2 और एंट्रोपी S2। चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होगा, G2 माइनस G1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या आएगा, H2, हाँ आइसोथर्मल है, H2 माइनस H1, और यहां आ जाएगा H2 माइनस S1 T कॉमन,
तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो H2 माइनस H1 माइनस T कॉमन आ जाता, S2 माइनस S1। इस इक्वेशन को कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बहुत ही यूजफुल इक्वेशन। और ये डेल्टा जी है सिस्टम की, डेल्टा H ऑफ सिस्टम और डेल्टा S ऑफ सिस्टम। हमारे पास बहुत तरीके हैं इनको निकालने के, किए हुए हमने पहले भी। Excuse me, ma'am. अभी बताते। ओके प्लीज, हाँ यहाँ तक आया समझ। डेल्टा H है, एक रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी का, हाँ दिस इज वैलिड फॉर आइसोथर्मल, उस एनर्जी का जो पार्ट अवेलेबल नहीं, इसको कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। रैंडमनेस में वेस्ट हुई, दिस इज द टोटल एनर्जी। और ये क्या है, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, इसको फ्री कहेंगे ना, फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क। वर्क मतलब रिएक्शन हो रही है। इसको मैं बताती हूँ तुम्हें स्पॉन्टेनिटी कैसे बताता है ये इक्वेशन, प्लीज सुने ध्यान से। टोटल एनर्जी का सारा पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये पता है हमें। जो पार्ट रैंडमनेस में वेस्ट हो गया, अगर टोटल एनर्जी में से वो निकाल दें तो बाकी की जो अवेलेबल एनर्जी है वो उस प्रोसेस के लिए फिजिबल होगी। अगर मान लो रैंडमनेस में ज्यादा वेस्ट हो गई और मिल रही थी कम, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से देनी पड़ेगी। और अगर बाहर से देनी पड़ी तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं थी। तो चलिए आगे इसको स्टडी करते हैं। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जरा आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए। अगर डेल्टा H नेगेटिव है, प्लीज बातें नहीं इधर सामने, अगर डेल्टा H नेगेटिव है मतलब ये फेवरेबल कंडीशन हुई। डेल्टा H नेगेटिव है तो ये फेवरेबल है, बहुत बार किया हमने ये। अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो ये फेवरेबल है। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो डेल्टा G का साइन क्या आएगा, डेल्टा G का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और सारी कंडीशन अगर फेवरेबल है तो रिएक्शन क्या होगी। कहने का मतलब अगर हम किसी क्या बातें हो रही है इधर, अगर किसी रिएक्शन में टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव आती है 100%, वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। इसमें हमें सराउंडिंग की कोई भी वैल्यू लेनी नहीं पड़ी। तुमने सिस्टम की एंथैल्पी ली, सिस्टम की एंट्रोपी ली, दोनों के डिफरेंस से हमें डेल्टा जी की वैल्यू मिली। और अगर ये दोनों फैक्टर फेवर कर रहे थे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए थी, और उसके हिसाब से डेल्टा जी का साइन क्या आया, नेगेटिव। सो व्हेनेवर डेल्टा जी इज नेगेटिव दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अब आते हैं, ये पहली सिचुएशन आई समझ में, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, अपोज, डेल्टा एस नेगेटिव है, अपोज कर रहा है, तो बताइए डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। एक्टिव एक्टिव हो जाओ थोड़े से। अगम, अगम नहीं, क्या नाम है, आदि, क्या नाम है तुम्हारा, आदि। तो डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब दोनों चीजें अगर अपोज कर रही हैं और डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस।
ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं ना, इसमें तो हमने कोई ऐसा स्पेशल फैक्टर नहीं लगाया। हमें पता है दो कोई भी चीज अगर फेवर नहीं करी रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ये दो सिचुएशन तो कंफर्म्ड है, बट अगर कोई एक फैक्टर फेवर कर रहा हो तब रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, टेम्परेचर का। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, इफ एनी वन ऑफ द फैक्टर is opposing, if any one of the factor favor and other factor opposes, then spontaneity of the reaction will depend on temperature. If any one of the factor favors and other factor opposes, then spontaneity of the reaction will depend on temperature. If any one of the factor favor the process and other opposes, spontaneity of the reaction will depend on temperature. बताती हूँ तुम्हें, एंट्रोपी सबसे ज्यादा टेम्परेचर से ही अफेक्टेड होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें एंट्रोपी चेंज हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, तो पहली सिचुएशन हम कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां डेल्टा एच तो नेगेटिव है बट डेल्टा एस अपोज कर रहा है। हमने अभी अभी कहा ना कि एक फैक्टर फेवर कर रहा हो और दूसरा फैक्टर अपोज कर रहा हो, तब रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसे चेक की जाती है। अगर हम इसको स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस favorable factor should dominate over the opposing factor. For spontaneous process, favorable factor should dominate over opposing factor. मतलब magnitude delta H should be greater than T delta S. Delta H should be greater than T delta S. किसी एक टेम्परेचर पर हमें डेल्टा एस दे रखा है। अगर हम उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं तो हम डेल्टा एस वाले फैक्टर को कम कर देंगे जिससे कि डेल्टा एच वाला फैक्टर बढ़ जाए। एंड दिस कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये पॉइंट समझ में आया? Delta H should be more than T delta S. Favorable factor should be dominating over opposing factor. और ये कब होगा? When temperature is low. When temperature is low. तो अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S भी नेगेटिव है, तो ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी किस कंडीशन पर? लो टेम्परेचर। When temperature is low, delta G will be negative. मुझे बताओ, समझ में आया? ये इक्वेशन थी हमारी, डेल्टा G is डेल्टा H minus T डेल्टा S। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अगर हम T को कम कर दें तो ये पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी और डेल्टा H की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और ओवरऑल डेल्टा G क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और रिएक्शन क्या बन जाएगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर T ज्यादा हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, तो एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट होने लग जाएगा डेल्टा H फैक्टर से और डेल्टा G क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और रिएक्शन क्या बन जाएगी? सो इट इज एडवाइजेबल कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर कम ही रखें। अगर हम श्योर नहीं है डेल्टा एस फैक्टर के बारे में तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को लो ही रखेंगे जिससे कि पूरी प्रोसेस अपने आप क्या बन जाए? स्पॉन्टेनियस। या सुनिए ध्यान से, अगर
अगर रिएक्शन का डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन का नेगेटिव है तो बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हमने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया होता तो ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगती। लिसन, अगर आगे वाली रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव है तो पीछे वाली रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जहां डिसऑर्डर ज्यादा हो रहा हो। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जहां डिसऑर्डर ज्यादा हो रहा हो। तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव है, फॉरवर्ड का नेगेटिव है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव। इस केस में ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड की जगह कहां जाने लगेगी, बैकवर्ड रिएक्शन। मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें, ये लिख लीजिए पहले। एक सेकेंड, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। एक फेवरेबल फैक्टर है, एक अपोजिंग फैक्टर, बातें नहीं प्लीज। एक फेवरेबल फैक्टर है, एक अपोजिंग फैक्टर है। अगर फेवरेबल फैक्टर डोमिनेटिंग होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। और फेवरेबल फैक्टर क्या था, डेल्टा एच। उस रिएक्शन का डेल्टा एच तो कांस्टेंट है, डेल्टा एस वाले के साथ टी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो टी डेल्टा एस अनअवेलेबल एनर्जी वाला फैक्टर कम हो जाएगा और रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस। हो गया। मान लो हमने कोई, अभी हमने कहा लो हाई, कौन सा लो कौन सा हाई, विद रिस्पेक्ट टू विच टेम्परेचर दिस टेम्परेचर शुड बी लो और हाई। वो टेम्परेचर, नो इट इज नॉट रूम टेम्परेचर। एक सेकेंड, ये स्लाइड देखी सबने, जी। इसमें अगर हमने टी हाई कर दिया और ये नेगेटिव था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये पूरी प्लस वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और डेल्टा जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। एक मिनट, यहां तक लिखे सबने। अब मान लीजिए एट, हाँ लिख लो लिख लो, इधर इधर सामने, हाँ लिखे। हाँ प्लीज इधर देखें। एट टेम्परेचर टी, मान लीजिए कोई ऐसा टी टेम्परेचर है जिसपे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस सेम हो सकते हैं ना। तो ऐसे में डेल्टा जी क्या आ जाएगा और ये रिएक्शन क्या होगी, और इस टी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो जो हम कह रहे हैं ना लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर, वो है विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर दोनों बराबर है। अगर इस टी को हमने कम कर दिया तो एंट्रोपी फैक्टर कम हो जाएगा, डेल्टा एस ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर हमने इस टी टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो टी डेल्टा एस ज्यादा हो जाएगा, अपोजिंग फैक्टर ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन क्या बन जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कुछ पूछना है। डेल्टा जी विल बी जीरो। तो डेल्टा जी जब जीरो होता है उस टाइम पर दोनों फैक्टर अपोजिंग और फेवरेबल फैक्टर बराबर आ जाते हैं। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये जीरो। सो हम ये टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। हमें रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, रिएक्शन का डेल्टा एस पता है, हम इसका रेशियो ले लेंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। अब रिएक्शन का टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम रखेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब जैसे कि ये रिएक्शन बता रही हूं मैं तुम्हें, ये है हाइड्रोजिनेशन, इथीन पर हाइड्रोजन ऐड होता है। एक मिनट, ऊपर वाला लिख लिया पार्ट। टेम्परेचर का रोल समझ में आया। अब इस एग्जांपल से देखें, ये है हाइड्रोजिनेशन। मुझे बताओ इसका डेल्टा एस का साइन क्या होगा, सारे गैसेस है ये, डेल्टा एस का साइन क्या होगा, दो गैसेस से एक गैस बन रही है, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। बट हाइड्रोजिनेशन होता तो है, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। तुम देख रहे हो यहाँ पाई बॉन्ड टूट गया और सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है और वीकर बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी ना। एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने पर हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव।
अब इसका टी टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कोई हमने डिसाइड किया, मान लो ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री पर ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अगर तुमने टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां एंट्रोपी बढ़ रही हो, किस तरफ, पीछे, मतलब इथेन ब्रेक होकर हाइड्रोजन और इथिन में चेंज हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में, सुनना ध्यान से, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं ना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रही, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रही। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई, बैकवर्ड। तो जब हम कहते हैं ना दिस रिएक्शन, तो हम उस रिएक्शन को फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये समझ में आया? above this temperature this reaction will not be spontaneous, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, रादर ब्रेक होके पीछे की तरफ जाने लगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैव अमोनिया, एक्सोथर्मिक है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर इसका डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। अगर हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किया होता तो अमोनिया डिकम्पोज होने लगती। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर लेते तो ये रिएक्शन रिवर्स होती, मतलब अमोनिया क्या होती, डिकम्पोज। पुष्कर सुन रहे हो? और अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता तो ये स्टेट कौन सी होती, इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम स्टेट है, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इक्वल एंड ऑपोजिट है, और डेल्टा जी क्या होने वाला है, 0। तो ये समझ में आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एडवाइजेबल टू बी डन एट इक्विलिब्रियम, बिलो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट समझ में आया? For exothermic reaction to be spontaneous, temperature should be below equilibrium temperature. अगर डेल्टा एस फेवर कर भी रहा होगा रिएक्शन तो तब भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी लो टेम्परेचर पर भी। अगर दो फैक्टर फेवर कर रहे हैं फिर तो टेम्परेचर का उतना रोल नहीं है, लेकिन अगर एक फैक्टर अपोज कर रहा हो फिर टेम्परेचर की वजह से ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बन सकती है। इसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का जो रेशियो है वो दैट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हेबर्स प्रोसेस करवाते हैं हम, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एस नेगेटिव है, पर ये स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब हम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम रखेंगे। कुछ टेम्परेचर तो देना ही पड़ता है ना, रिएक्शन अपने आप तो होगी नहीं। पर अगर हम टेम्परेचर अननेसेसरी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा रख देते तो क्या होता, अमोनिया जो बनी है वो क्या होने लगती, ब्रेक, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, किस डायरेक्शन में जाती, बैकवर्ड। हाँ क्लियर हुआ ये सबको? अब आते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, अपोज। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, अपोज, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो एक सिचुएशन आती है जब दोनों ही अपोज कर रहे हो, जो मर्जी टेम्परेचर रख दो रिएक्शन नहीं होने वाली। डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जब तक एनर्जी दोगे तब तक रिएक्शन होगी। लेकिन अगर एक फैक्टर फेवर कर रहा है तो पहली सिचुएशन क्या होगी, दैट favorable factor should be greater than opposing factor. T delta S should be greater than delta H. This should be greater than delta H.
और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा. एट हाई टेम्परेचर T डेल्टा H शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H और डेल्टा G क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और रिएक्शन बन जाएगी स्पॉन्टेनियस. तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब हम टेम्परेचर हाई विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. जैसे मैंने बताया था मेल्टिंग ऑफ आइस, 0 डिग्री उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, तो मोर देन 0 डिग्री पर ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, एंड बिलो 0 डिग्री नॉन स्पॉन्टेनियस. आई थिंक कौन सा टेम्परेचर ले, समझ में आया सबको. और मेल्टिंग ऑफ आइस तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, हमें पता है ऐसा होता है. सो इट इज एडवाइजेबल कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर करवाएं. हाँ जी, यहाँ तक आ गया समझ में. और अगर हम, हाँ लिख लिया पिछला सबने, और अगर हमने टेम्परेचर हाई रखा होता, लो रखा होता, सॉरी, एट लो टेम्परेचर T डेल्टा S should be less than डेल्टा H. ये अपोज कर रहा था और ये फेवर कर रहा था, हमने फेवर करने वाले फैक्टर को कम कर दिया. तो हमारे इस फॉर्मूले में ये वैल्यू जो कि पॉजिटिव थी, ये वैल्यू पॉजिटिव थी. अब ओवरऑल अगर हमने इसको कम कर दिया और इसको ज्यादा कर दिया तो डेल्टा G क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या बन जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो यहाँ पर भी वही है, डेल्टा H बाय डेल्टा S. एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे डेल्टा H और T डेल्टा S बराबर हो जाए. तो अब हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फिजिबल कंडीशन रिएक्शन के होने के लिए क्या है, टेम्परेचर हायर देन इक्विलिब्रियम, और एक्सोथर्मिक के लिए लोअर देन इक्विलिब्रियम. और यहाँ पर जो भी फैक्टर्स हम ले रहे थे वो सारे सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो सिस्टम को स्टडी करके हमने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता दी. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. डेल्टा G को डेल्टा S टोटल से भी हम कंपेयर कर सकते हैं. देखिए इधर, हाँ देख लिया. जैसे हमने कहा था, प्लीज सुने ध्यान से, डेल्टा S टोटल, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग. और अगर सिस्टम ने Q हीट दी, दैट इज डेल्टा H ऑफ सिस्टम, अगर डेल्टा S ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते हैं, Q हीट gained by system डेल्टा H ऑफ सिस्टम क्या आ जाता, पॉजिटिव,
पर डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग उस केस में क्या आ जाता, नेगेटिव। हाँ जी क्लियर है। इस इक्वेशन में अगर हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम हीट ले रहा है और सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को हम क्या कह सकते थे, माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी, क्योंकि जितनी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की सराउंडिंग ने उतनी लूज की। इधर देखिए, अगर हम ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, की हुई हमने ये पहले भी, डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर हमारा डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, सिस्टम कुछ हीट ले रहा है सराउंडिंग से, तो सिस्टम के लिए अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उतनी ही क्वांटिटी सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को लिख सकते थे माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी। इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो क्या लिख सकते थे हम, डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। हमने सराउंडिंग को सिस्टम की टर्म्स में लिख लिया। यहां तक समझ में आया। अगर डेल्टा एच सिस्टम का पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो जो सिस्टम का डेल्टा एच पॉजिटिव होगा सराउंडिंग के लिए, वही डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लिख सकते हैं ऐसे। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें टी से, एक मिनट, मल्टीप्लाई कर दें टी से, तो टी डेल्टा एस टोटल विल बी टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और इस पूरी वैल्यू को हमने क्या कहा था, माइनस डेल्टा जी। ये पूरी वैल्यू क्या थी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी था, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी। और ये है रिलेशन हमारा बिना सराउंडिंग को स्टडी किए डेल्टा एस टोटल फाइंड करना। डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा जी ऑफ सिस्टम बाय टी। तो तुम्हारे इसमें क्वेश्चन आता है हाउ टू कोरिलेट डेल्टा एस टोटल विद डेल्टा जी, तो ये डिराइव करके बता सकते हो। अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं ना, रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। रुक जाओ एक मिनट। हाँ लास्ट ये स्टेप लिख लिया, अभी बताती हूँ मैं इसको। लास्ट स्टेप लिख लिया सबने, राजेंद्र जरा इसका सेल चेंज करना, राजेंद्र। हाँ इधर लिख लिया क्या? एक मिनट देखिए जरा। हाँ जी, तो हमने कहा माइनस टी डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा जी, ये लिख सकते थे, या टी डेल्टा एस टोटल इज माइनस डेल्टा जी। अगर ये नेगेटिव है और डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब तक हम क्या कह रहे थे कि डेल्टा एस अगर टोटल पॉजिटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर ये पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी का साइन वैसे भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना। हाँ तो होना चाहिए ना डेल्टा एस को पॉजिटिव। एक सेकेंड दोबारा से देखो, तुमने अभी ये रिएक्शन देखी, तुम्हारे पास लास्ट रिलेशन यही आया था ना, माइनस डेल्टा जी, ये रिलेशन आया।
अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए था, और डेल्टा जी का नेगेटिव होना रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इफ डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव देन डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर सिस्टम का डेल्टा जी पता है तो हम इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हैं। और इतना तुम्हें पता है, अगर हमें डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना होता स्टैंडर्ड स्टेट में तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते थे? जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ द रिएक्टेंट। एंड लिसन, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है तो इस पे हेसेस लॉ भी लग जाएगा। तो हेसेस लॉ से भी हम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। डेल्टा जी अगर निकल गया, टी की वैल्यू से हम इस रिएक्शन का क्या निकाल सकते थे? टोटल डेल्टा एस विदाउट द स्टडी ऑफ सराउंडिंग। तो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की एडवांटेज क्या थी? इसकी हेल्प से बिना सराउंडिंग को स्टडी किए रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक होती है। यहां तक समझ में आया? अब एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं ताकि इसको यूज करना आ जाए इक्वेशन को। Without study of surrounding, we can find spontaneity of the reaction by calculating delta G of the system. आगे, क्योंकि अगर और डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम डेल्टा एस तो वैसे ही निकाल सकते थे टोटल। और क्योंकि डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है तो हेसेस लॉ भी लगाया जा सकता है। क्लियर है? जरा एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, यहां तक हो गया। इधर क्वेश्चन है, आज जो तुम्हें वर्कशीट मिली है ना इसी पर बेस्ड है। ये है M2O सॉलिड giving 2m plus half O2, delta H 30 किलोजूल पर केल्विन 30 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा S 0.07 किलोजूल पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट अप टू विच टेम्परेचर this reaction will not be spontaneous. This reaction will not be spontaneous. एक चीज बताएं, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये क्या कर रहा है? अपोज। और डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। ये कर रहा है फेवर। ये एक रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बाद पॉसिबल होती है, बताया था। एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, बातें नहीं इधर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बाद फिजिबल होती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अप टू विच टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि इस टेम्परेचर तक रिएक्शन नहीं होगी, पर अबव दिस टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो जस्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हें क्या निकालना था? डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच 30 था, डेल्टा एस 0.07 था, केल्विन में ये टेम्परेचर आ जाएगा। हाँ, 428 कितना? 428.5 केल्विन। इस टेम्परेचर और इससे बिलो टेम्परेचर तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट अबव दिस टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इससे ग्रेटर होने। हाँ विधि, ये तो देखें, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हाई टेम्परेचर फेवर द रिएक्शन, हायर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज फेवर द रिएक्शन। तो हमें पूछा जा रहा है अप टू विच टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, मतलब हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो हमें वो टेम्परेचर निकालना था डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करके। अबव दिस टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अबव दिस टेम्परेचर हमने एंट्रोपी फैक्टर को डोमिनेटिंग कर दिया। टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच कब हुआ? अबव 428.5 केल्विन। इससे ज्यादा टेम्परेचर पर हमने एंट्रोपी फैक्टर को 0.07 जो था उसमें मल्टीप्लाई बाय टी को बढ़ा दिया, उससे टी डेल्टा एस फेवरेबल हो गया।
और रिएक्शन क्या बन गई, स्पॉन्टेनियस। जब भी एक रिएक्शन का एंट्रोपी फैक्टर फेवर कर रहा हो तो हमें उसको डोमिनेटिंग करना पड़ेगा। आ गया समझ में? जिस तरह से, सुने अब ध्यान से, जिस तरह से हम कहते थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसी तरह से हम गिब्स एनर्जी के लिए भी ये टर्म यूज करते हैं। गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिव्स एनर्जी ऑफ कंबस्शन, जो भी टर्म हम एंथैल्पी के लिए लेते थे। तो नेक्स्ट एक डेफिनेशन लिख लीजिए, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। It is free energy change. It is free energy change for a reaction when reactant in their standard state, when reactant in their standard state are converted to product in their standard state at 1 bar pressure. स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर लिया जाता है। Standard free energy of the reaction, it is the free energy change for a reaction when reactant in their standard state changes into product in the standard state at 1 bar pressure. इसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा जी नॉट से। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। Free energy change when for a reaction when the reactants in their standard state are converted into product in their standard state. No, this property is किसी रिएक्शन की जो गिब्स एनर्जी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुम्हें क्या पता उस रिएक्शन में कितने मोल यूज हो रहे हैं? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and state function property. लेकिन अगर हम, हाँ यहां तक समझ आया? Whatever number of moles of reactant and products are there, उसके अकॉर्डिंग उस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी होगी। एक सेकेंड, जब हम एक रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डेल्टा जी भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, जैसे हम डेल्टा एच को करते थे। हाँ जी, आया समझ में आता है? लेकिन अगर हम ये कहते हैं डेल्टा जी एफ नॉट, ये इंटेंसिव हो। डेल्टा जी एफ नॉट क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of compound from its reference elemental state. So delta GF naught, it is free energy delta GF naught, इसको बोलेंगे क्या? फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वैसे इसको क्या कहेंगे? फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। It is free energy change when 1 mole compound is formed from its reference elemental state, under standard condition, और किसी भी एलिमेंट की रेफरेंस स्टेट में उसकी डेल्टा जीएफ क्या लेंगे हम? 0।
डेल्टा जी नॉट एफ इन रेफरेंस स्टेट इज 0। जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट है, सोडियम सॉलिड है, इसकी डेल्टा जी एफ नॉट क्या होगी? 0। बट डायमंड की डेल्टा जी एफ नॉट पॉजिटिव है, ये अराउंड 2.9 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ डायमंड, कहने का मतलब जब डायमंड को ग्रेफाइट से बनाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ डायमंड इज पॉजिटिव। फुलिरीन की तो और भी ज्यादा पॉजिटिव होती है। फुलिरीन नाम सुना है ना? हाँ, बकमिलिस्टर फुलिरीन। और याद करो हेसेस लॉ से जब हम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो क्या फॉर्मूला आया था? डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो सारा हेसेस लॉ वाले सारे फॉर्मूला यहाँ भी लग सकते हैं। हाँ, रिएक्टेंट एंड माइनस प्रोडक्ट। लिसन, ये फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ये टर्म समझ में आई? अगर हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उस रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल लेंगे। गिब्स एल्मोल्स इक्वेशन में अगर डेल्टा एच भी दिया हुआ है तो डेल्टा एच तक पहुंच सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ जी, यहाँ तक कर लिया सबने? अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है जो शुरू में मैंने बताया था तुम्हें? The decrease in free energy will be equal to maximum useful work which can be obtained from the reaction। तो उसको हम जस्टिफाई भी करेंगे हमारे फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए। तो पहले लिख लीजिए फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी gives free energy is that thermodynamic property of a system, याद रखना सिस्टम से रिलेटेड है, the decrease in this value, decrease in this value during a process is equal to maximum possible useful work that can be obtained from the system। जितना ज्यादा होगा गिब्स एनर्जी उतना ज्यादा वर्क हम अचीव कर सकते हैं उस रिएक्शन में। जैसे मान लो हमने एक कंबस्शन रिएक्शन करवाई, हाँ लिखिए सबने। अब सुना ध्यान से, मान लो हमने कंबस्शन रिएक्शन करवाई, गैसियस प्रोडक्ट वगैरह भी बने, उससे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होना था हो गया। बट अगर हम किसी सेल में वो रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द यूजफुल वर्क। कितना वोल्टेज हमें अचीव हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन या यूजफुल वर्क। तो वो किसके बराबर होगा? जितना उस पूरे सिस्टम में एनर्जी निकली उसमें से माइनस कर दें टी डेल्टा एस,
तो बचा हुआ जो डेल्टा जी आएगा एक्चुअली वो इसका इलेक्ट्रिकल वर्क होगा जो हमें उस रिएक्शन से मिला। तो अगर हम क्यू हीट सिस्टम को दे रहे हैं, सुने ध्यान से, अगर हम क्यू हीट किसी भी रिएक्शन से सिस्टम में जा रही है या सिस्टम बाहर दे रहा है, दिस विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन जिसको हमने पी डेल्टा वी कहा था, प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। मान लो हम ऐसे ओपन में वो कंबस्शन रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने यूजफुल वर्क लिया ही नहीं, पर मान लो हमने एक ऐसा ऑपरेटर्स बनाया जिससे कि कुछ जो एनर्जी का पार्ट है हम वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टोटल हीट उसमें भी तो काम आ जाएगी। Q is delta U, work of expansion plus work of non expansion। ये डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस W यूजफुल लिख देते हैं इसको। हाँ, अगर मान लो हमने Q हीट दी, उससे इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, कुछ गैसियस कंपोनेंट बने, एक्सपेंशन भी हुआ, प्लस इसके अलावा जो यूजफुल वर्क हुआ, मान लो किसी वेट को हमने इंक्रीज, पिस्टन को रेज किया और उससे कोई मास रेज हुआ, या अगर हम किसी सेल में ये रिएक्शन करवा रहे थे और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो वो एक तरह का यूजफुल वर्क होगा। तो टोटल हीट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को यहां तक समझ आया? तुम्हें पता है हमने अभी किया था एस इज डेल्टा एस इज क्यू बाई टी, तो क्यू विल बी टी डेल्टा एस, और ये सिस्टम के लिए याद रखना, तो हम यहाँ लिख रहे हैं टी डेल्टा एस सिस्टम। एक सेकेंड, ये समझ में आया? क्यू डेल्टा एस इज क्यू बाई टी सिस्टम के लिए, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम प्लस डब्ल्यू यूजफुल, और डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी डब्ल्यू यूजफुल। देख सकते हैं? और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है अभी हमने की थी? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज डेल्टा जी, तो माइनस डेल्टा जी विल बी डब्ल्यू यूजफुल। किसी भी सिस्टम में जितना फ्री एनर्जी डिक्रीज हुआ उतना ही यूजफुल वर्क हमें उस रिएक्शन से मिल सकता था। हाँ जी, लिख रहे हो या नहीं? ये बातें किए जा रहे हो? So we can say that decrease in free energy of the system during any change will be the useful work that can be achieved for the process. टोटल के लिए तो ये फॉर्मूला था ही नहीं, ये फॉर्मूला तो किसी एक स्टेट के लिए था, और अभी हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, और ये इक्वेशन भी सिस्टम के लिए ही है। अगर हम सिस्टम, ये तो तुमने फर्स्ट लॉ में यहां तक तो किया ही था। अब ये है कि मान लो वो रिएक्शन हम किसी डिवाइस में करवा रहे हैं, तो जो एनर्जी का कुछ पार्ट है वो वर्क में भी कन्वर्ट हो रहा है। एक तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, जो गैसियस मोल ज्यादा या कम बने उससे पिस्टन नीचे और ऊपर जा रहा है, प्लस अगर मान लो हमने ये सेल में रिएक्शन करवाई होती तो फ्लो ऑफ करंट होता ना, तो वो यूजफुल वर्क हमें मिलता, उसी को हमने डिराइव किया। ये पी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और ये था टोटल डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये क्या था? डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। क्यू हमने टोटल हीट दी, ये डेल्टा एच प्लस टोटल जो है वर्क यूजफुल। फर्स्ट लॉ यही कहता है ना, एंथैल्पी जो कि सिस्टम में आ गई, वर्क जो सराउंडिंग में चला गया, यूजफुल वर्क। सुनिए ध्यान से, मान लो हम एक गैल्वेनिक सेल में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं,
और उससे हमें वर्क मिल, तुम्हें याद होगा मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क का एक फॉर्मूला बताया था, क्या था? NF E naught of cell. तो work electrical is NF quantity of charge into E naught of cell. एक सेकेंड, किया है ना इसी टॉपिक में हम, वर्क में किया था ये। इलेक्ट्रिकल वर्क इज चार्ज इनटू वोल्टेज, NF E naught of cell. तो हम यहाँ माइनस डेल्टा G इज NF E naught of cell लिख सकते थे अगर हमारा ये प्रोसेस एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा होता, क्योंकि हमें पता है डेल्टा G विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी अचीव फॉर द प्रोसेस। और एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूजफुल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क है जो इसके बराबर है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया डेल्टा G का, that delta G of system will be NF E naught of cell. Not का मतलब ही स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस NF E naught of cell. पहले तुम्हें ये फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए बताया था, अब उस फॉर्मूले से ही हम उस रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक सेकेंड बताती हूँ मैं तुम्हें। ये नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करोगे तो जहाँ सेल वगैरह डिफरेंट टाइप करोगे ना, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज फिर से आएंगे। अभी +1 में तो इतना ही पता होना काफी है कि डेल्टा G और वर्क का क्या रिलेशन है। नहीं, ओपन में भी हो सकता है वर्क, तो ओपन सिस्टम में भी मिलता है, क्लोज में भी मिल सकता है। हाँ जी, इधर जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक सेल लिया, फ्यूल सेल है, जैसे गैल्वेनिक सेल वगैरह होते हैं ऐसे फ्यूल सेल भी है। सामने इधर फ्यूल सेल में हमने कंबस्शन रिएक्शन करवाई, मान लो हमारा फ्यूल मिथेनॉल है। लिखना नहीं, सुने जरा ध्यान से और सामने देखें। दानिश सामने देखो, तो ये मिथेनॉल है जो कि एज ए फ्यूल यूज हो रहा है, इसको हम बर्न कर रहे हैं। बर्न करने पर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देते हैं, CO2 एंड वाटर। लिखना नहीं है, सामने देखें। और ये हमारी बैलेंस रिएक्शन। हाँ जी, इधर हर रिएक्शन का एक डेल्टा H होता है, इस रिएक्शन का भी डेल्टा H हमें दे रखा है, मतलब इतनी हीट यहाँ से निकली -726 किलो जूल पर मोल। दिस इज द टोटल हीट रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। पर इस टोटल हीट को, सारे की सारी हीट को हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें आगे दिया हुआ था दैट डेल्टा G naught F ऑफ CO2 -395 है, डेल्टा G naught F ऑफ वाटर -237 किलोजूल है, एंड डेल्टा G naught F ऑफ मिथेनॉल -166 किलोजूल है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ सेल, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ सेल। नो, एफिशिएंसी ऑफ सेल का मतलब ये है टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हुई, उसका रेशियो हमें क्या बताएगा, डेल्टा G ऑलवेज लेस देन डेल्टा H। ये तो हमें पता ही है। ये रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं, सेल की एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी तो इनटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले डेल्टा H वाज गिवन, डेल्टा G हम इस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, डेल्टा GF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा GF ऑफ रिएक्टर, और ऑक्सीजन का डेल्टा GF क्या होगा, 0। तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन का डेल्टा G निकाला, मैं वैल्यू बता देती हूँ तुम्हें। डेल्टा G ऑफ रिएक्शन ये आता है -702 किलो जूल। एनर्जी कितनी निकली, एनर्जी कितनी निकली 726। देख भी रहे हो या बातें कर रहे हो,
एनर्जी रिलीज हुई -726 और उसका कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट करने लायक था 702। तो एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन क्या हुआ 702 बाय 726, काफी ज्यादा एफिशिएंसी है, 96% है। और अगर तुम्हें इस रिएक्शन से कितनी वोल्टेज मिल सकती है वो निकालना होता तो हम क्या करते, डेल्टा जी इज NF E नॉट ऑफ सेल। डेल्टा जी तो ये 702 है ही, n क्या है, लिसन इधर, नो नो, n यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन, पूरा ही भूल चुके हो। n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। और याद करो मैंने कंबस्शन रिएक्शन में बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देख के पता चल जाता है। 3/2 O2 का मतलब क्या है 3O, 3/2 O2 का मतलब क्या है 3O, एक O 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3O कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन O2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 6, तो -6 96 500 E नॉट ऑफ सेल और डेल्टा जी की वैल्यू 702 into 10⁻3। क्यों किया 10⁻3, जूल्स में लेना है ना हमें, तो चार्ज कूलम में, ई वोल्ट में, कूलम वोल्ट को जूल्स कहते हैं। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी शुड बी टेकन इन जूल्स, तो -702 into 3 करके तुम यहाँ से E नॉट निकाल सकते थे। मतलब कि ये रिएक्शन जब किसी सेल में होती तो इतनी हाईएस्ट वोल्टेज हमें मिल सकती थी सेल से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड मतलब वही 1 बार प्रेशर या 1 मोलर अमाउंट। पहले बताएं फ्री एनर्जी का यूज, आई थिंक इस क्वेश्चन से वो तो पता चल गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एनर्जी, डेल्टा एच रिएक्शन से मिलने वाली टोटल एनर्जी है, डेल्टा जी उस टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आगे हमारे सेल की एफिशिएंसी है कि वो डेल्टा जी में से कितना वेस्ट कर देता है और कितना वर्क में कन्वर्ट करता है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट ये एनर्जी का वो पार्ट है जिससे ई नॉट वोल्टेज मिल सकती है। सो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। यहां तक कुछ पता चला? हमारे इसमें बुकलेट में डेल्टा जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, तो इक्विलिब्रियम के साथ ही करेंगे हम वो वाला पार्ट। अब यहाँ एक चीज का आंसर दे मुझे, सुनना ध्यान से, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है ना, उसका डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है उसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। बहुत सारी कंबशन रिएक्शन ऐसी हैं जिसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। सॉलिड है, वुड को बर्न करो और गैसेस बन रही हैं, वुड है उसको बर्न किया, CO2 ऑक्सीजन बनी, गैसेस बनी, तो उसका डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है नेगेटिव। फिर तो वुड की बर्निंग हर टेम्परेचर पे होनी चाहिए। चारों तरफ हमारी बॉडी भी इतनी कंबस्टिबल है, सारी हर तरफ कंबस्टिबल चीजें पड़ी हुई है एंड ऑक्सीजन इज एवरीवेयर। नहीं, अगर हम थर्मोडायनामिक्स कहते सोचते तो थर्मोडायनामिक्स तो ये कहती है कंबस्टन ऑफ फ्यूल विल बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, पर एक्चुअली ऐसा होता है क्या? बचता ही नहीं कुछ भी अगर ऐसा होता तो अगर एक रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है बट काइनेटिकली इट मे नॉट बी फिजिबल, क्योंकि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी बैरियर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। जब तक रिएक्टेंट को उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी नहीं मिल जाती तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हर कंबशन होता है जब हम उसका इग्निशन करवाएं, उसके बाद उसको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अपने आप होता है, बट दैट इनिशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। और ये जो इग्निशन टेम्परेचर है पेट्रोल के लिए अलग होगा, है ना, वुड के लिए अलग होगा, पेपर के लिए अलग होगा, तो हर रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एक रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है बट काइनेटिकली मे नॉट बी फिजिबल। एक रिएक्शन तब प्रोसीड ही नहीं करेगा जब तक कि उसको वो मिनिमम एनर्जी ना मिल जाए। जब तक हम उसको एक्टिवेट ना करें रिएक्टेंट को तब तक वो रिएक्शन नहीं होती। तो गिब्स एल्मोस कहता है रिएक्शन विल पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर बट आफ्टर इग्निशन। तो उसके साथ ये टर्म और ऐड कर देनी चाहिए, जिसका एग्जांपल है अभी जो मैंने बताया कंबस्शन रिएक्शन। तो ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का पार्ट खत्म हुआ।
इसमें इक्विलिब्रियम वाला पार्ट मैं बाद में करवाऊंगी जब इक्विलिब्रियम करेंगे ना, क्योंकि अभी तुमने इक्विलिब्रियम किया नहीं है तो वो समझ नहीं आएगा। तो अब जरा इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जो असाइनमेंट मिली है। निकाले जरा एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी वाला। यही कर लो, घर पे जाके तो क्या ही करोगे। नहीं करते तो बुकलेट का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्या मैं क्वेश्चन करवा दूं? हैसेस लॉ वाला। या सैचुरेशन हो गया, पूरा सैचुरेट हो गया दिमाग, प्रैक्टिस करवा दें। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ठीक है एक ही करेंगे। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए जरा। हाँ विधि क्या पूछना है तुम्हें? अच्छा प्रीवियस स्लाइड होते। हाँ लिसन, क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा एक डिफरेंट है ये। एंथैल्पी ऑफ, बातें नहीं, समय, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO3। पुष्कर क्या बात है, कुछ पूछना है? फिर लिखें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO3 with NaOH is minus 106.68 kilojoule per mole if enthalpy of neutralization of HCl with NaOH is minus 55.84 किलोजूल पर मोल। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हमें 55.84 दी हुई है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H3PO3 सॉरी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H3PO3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे बताएं कि H3PO3 की बेसिसिटी क्या है? क्या H3PO3 की बेसिसिटी? मैं तुम्हें फॉस्फोरिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे था H3PO2, ये है H3PO3, और एक था H3PO4, और कुछ हाइड्रोजन के बारे में बताया था ना मैंने कि इसके सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, जो हाइड्रोजन P से अटैच्ड है वो एसिडिक नहीं होता। तो H3PO3 के तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इट इज डाइबेसिक एसिड। ये जानना जरूरी क्यों था इस क्वेश्चन में? हाँ हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इससे एक्सपेक्टेड एनर्जी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये पॉइंट समझ में आया? H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, 2 H+ आयन न्यूट्रलाइज होते तो हीट इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, और हुई कितनी? इतनी रिलीज हुई। इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस था वो क्या हो गई? इसकी हीट ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि H3PO3 एक वीक एसिड है। जरा करके बताएं क्या आता है आंसर? Heat of ionization minus 55.84 into 2. This should be the heat released. और हुई कितनी है? minus 106.68। इन दोनों का डिफरेंस हीट ऑफ आयोनाइजेशन, जो हमेशा पॉजिटिव होगी।
ये क्वेश्चन इंटीजर में आया हुआ था। तो अगर ये H3PO2 होता, H3PO2 होता तब तो एक ही H प्लस आयन होता। आंसर क्या आया? 5 किलो। एक और कर लें? अच्छा ठीक है। तो आप संडे के टेस्ट में टाइम पता ही है तुम्हें, जिन्होंने सुबह आके देना है